तो कैसे हैं सब लोग। दोस्तों आज हम लोग ईवीएस का क्लास करने वाले हैं, जैसा कि सभी साथी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग का ईवीएस के ऊपर क्लास नंबर 10 है। तो सभी साथी आज के क्लास में अंतिम तक बने रहिए, क्योंकि दोस्तों आज के क्लास में हम लोग ईवीएस के कंटेंट प्लस पेडागोजी के काफी मुख्य मुख्य सवाल को देखेंगे, जो आपको सीधे परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो जो भी साथी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों आइए हम लोग बिना समय गवाए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आइए मेरे साथियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें देखिए क्या बोला। इसमें बोला है निम्नलिखित में से पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर को निभाने के लिए दी जाने वाली जिम्मेदारी को चुनिए। चुनिए भाई मेरे साथ, कौन सा जिम्मेदारी दिया जाना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट में है बाकी सदस्यों की सामान उठाने में सहायता करना। सेकंड में अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना और अन्य सदस्यों को अपने पीछे चलाना। थर्ड में विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना। फोर्थ में जो उचित प्रकार से नहीं चढ़ सकते उन्हें रुकने के लिए कहना। फाइव में जो साथी बीमार हो उनका ध्यान रखना। बताइए क्या होगा। तो जो साथी बीमार हो उनका ध्यान रखना, ये बात मेरे साथी सही है। ये ग्रुप लीडर को निभाने के लिए दी जाने वाली जिम्मेदारी है और ये चल सकती है। फोर्थ में जो उचित प्रकार से नहीं चढ़ सकते उन्हें रोकने के लिए कहना, ये नहीं है मेरे साथी, ऐसा नहीं करना है। आप जो नहीं चढ़ सकते उचित प्रकार से उनको आप सहारा दीजिए, चढ़ाइए। ये क्या मतलब है कि उन्हें आप डायरेक्ट रुकवा देंगे रुकने के लिए कि नहीं भाई तुम नहीं चढ़ सकते, तुम यहीं पे स्टॉप कर दो, रुक जाओ, ऐसा नहीं करना है। विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना, ये बात सही है। क्या है मेरे साथ, ये बात सही है। सेकेंड में है अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना और अन्य सदस्यों को अपने पीछे चलाना, ऐसा भी नहीं करना है। ग्रुप लीडर का काम होता है कि मेरे जो सदस्य है वो सभी आगे चले और हम उसके पीछे चले, हम उसका नेतृत्व करें। इसका ये मतलब नहीं कि जो नेता होगा वही आगे चलेगा और उसके पीछे सारे लोग चलेंगे। कभी कभी नेता को भी पीछे चलना चाहिए, ताकि उसे पता चले कि हमारे जो सदस्य है वो किस लेवल के हैं, कौन से योग्य हैं, कौन योग्य नहीं है, किनको क्या चीज की जरूरत है, किनको हम क्या दे सकते हैं। और आप ही आगे रहेंगे तो आप तो धुन में जाते रहेंगे, पीछे वाले लड़खड़ा के गिर रहे हैं कि क्या हो रहा है, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी सदस्यों की सामान उठाने में सहायता करना, ये बात सही है। तो क्या सही गया, 1, 3 और 5। 1, 3 और 5 कहाँ है मेरे साथी, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र छुपा है, क्या है, छपा है। इस मानचित्र के निचले दाहिने भाग पर एक पैमाना दिया गया है जो नीचे दिए गए हैं। क्या पैमाना दिया है, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर दिया है। अब क्या बोल रहा है, किसी छात्र ने इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और जमाली दरवाजा के बीच की दूरी 9.8 सेंटीमीटर मापी। इस माप के आधार पर इस दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी होनी चाहिए। बताइए अब इसका वास्तविक दूरी क्या होनी चाहिए मेरे साथी। तो देखिए यहाँ क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर बराबर दिया है 110 मीटर। 110 मीटर दिया है ना, 110 मीटर में हम लोग क्या करेंगे, 9.8 सेंटीमीटर का गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, ये हमारा मान मीटर में निकल जाएगा, क्योंकि हमको दिया है सेंटीमीटर में और हमको यहाँ बता दिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। तो इसको भी क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे। तो मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 110 गुना 9.8 को गुना करेंगे तो ये आएगा 1078। कितना आएगा मेरे साथी, 1078, मतलब 1078। ये हमारा मीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। अब हमको निकालना है किलोमीटर में, क्योंकि इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक वास्तविक दूरी हमको चाहिए। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको हम लोग 1078 में क्या करेंगे मेरे साथी, हम लोग 1000 से भाग दे देंगे, क्योंकि किलोमीटर में हम लोग बदलने के लिए, किलोमीटर में निकालने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग देते हैं। तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 किलोमीटर 78 मीटर। क्या आ जाएगा मेरे साथी, तो हमारा आ जाएगा 1.078 किलोमीटर। तो बताइए 1.078 किलोमीटर कहाँ आपको दिख रहा है, तो हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए कोई भी छात्र को समझने में जरा सा थोड़ा सा कहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। बताइए सही कथन कौन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बोला है गोवा और पुडुचेरी दोनों अरब सागर के तटवर्ती हैं। बी में गोवा और पुडुचेरी दोनों बंगाल की खाड़ी की तटवर्ती हैं, क्या है, तटवर्ती हैं। सी में गोवा बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि पुडुचेरी अरब सागर का तटवर्ती है। डी में पुडुचेरी बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि गोवा अरब सागर का तटवर्ती है। बताइए सही कथन कौन होगा, बताइए मेरे साथी।
क्वेश्चन का सही कथन जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पुडुचेरी बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है और जबकि गोवा अरब सागर का तटवर्ती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए मेरे साथ हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसमें देखिए क्या बोला है। इसमें बोला है लिंग संबंधी विषयों से संबंधित गलत धारणा की पहचान कीजिए। अब गलत धारणा की पहचान करिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में बोला है यह व्यक्तियों के लिंग से संबंधित नहीं है। बी में यह महिलाओं के विषयों से संबंधित है। सी में यह एक सामाजिक ढांचा है और डी में यह प्रकृति में गतिशील है। तो देखिए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सही जवाब जाएगा यह महिलाओं के विषयों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित में से भारत के राज्यों के किस समूह में तेल क्षेत्र है, बताइए किस क्षेत्र में आपको ज्यादा तेल मिलता है। हमको ऐसे राज्य का नाम के समूह छांटना है, छांटिए। देखिए ए में है असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। बी में उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। सी में अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और असम। डी में तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। क्या छांटना है, भारत के राज्यों के किस समूह में तेल क्षेत्र है, तो बताइए किस समूह में होगा। तो मेरे साथ ही इस क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें देखिए क्या बोला है। घरों के विषय में निम्नलिखित कथनों वर्णों पर विचार कीजिए। कीजिए भाई विचार। इसमें क्या बोला है, फर्स्ट में ले में 2 मंजिले समतल छतों के मकान होते हैं, निचली मंजिल पर जानवरों और आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है, बात सही बोला है। सेकेंड में बोला हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, नहीं मेरे साथी, बांस के खंभों पर घर असम में बनाए जाते हैं। थर्ड में राजस्थान के गांवों के लोग कंटीली झाड़ियों की छतें वाले मिट्टी के घरों में रहते हैं, ये बात सही बोला है। क्या बोला है मेरे साथी, ये बात सही बोला है। फोर्थ में श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर के अधिकतर लोग हाउस बोटों में रहते हैं, ऐसा नहीं है। इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, इसका सही जवाब जाएगा 1 और 3। 1 और 3 कहाँ है, 1 और 3 है हमारा ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इसमें देखिए क्या बोला गया है। विश्व ओलंपिक्स 2000 में वेटलिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है, बताइए प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में है बछेंद्री पाल, बी में अफसाना मंसूरी, सी में सुनीता विलियम्स, डी में है कर्णम मल्लेश्वरी। बताइए क्या हो जाए, तो मेरे साथी प्रथम भारतीय महिला हो जाएंगी कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। इसमें देखिए क्या बोला है। ब्रॉन्ज कांसा के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कीजिए भाई विचार कीजिए, क्या होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बोला है आदिवासी लोग हजारों साल पहले से ब्रॉन्ज का उपयोग करते हैं, बात सही बोला है। ब्रॉन्ज का रंग चमकीला पीला होता है, नहीं मेरे साथ, ये बात गलत है। ब्रॉन्ज के संदर्भ में यह कथन गलत है। थर्ड में बोला है ब्रॉन्ज को कॉपर, तांबे और जिंक के मिश्रण को पिघलाकर बनाया जाता है, तो मेरे साथी ऐसा भी नहीं है। क्या है, ऐसा भी नहीं है कि इसको ब्रॉन्ज को कॉपर, तांबे और जिंक के मिश्रण को पिघलाकर बनाया जाता है, ये भी क्या होगा कथन गलत हो जाएगा। फोर्थ में बोला है ब्रॉन्ज को बनाने में उपयोग किए जाने वाले तत्व धातु गहरी खानों से प्राप्त किए जाते हैं, तो ये बात मेरे साथी बिल्कुल सही बोला गया है। ब्रॉन्ज को बनाने में उपयोग किए जाने वाले तत्व धातु गहरी खानों से प्राप्त किए जाते हैं, तो देखिए हमारा ये सही हो गया। तो हमारा सही कथन कौन कौन जाएगा, 1 और 4। 1 और 4 कहाँ है मेरे साथी, तो 1 और 4 है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। देखिए इन्हें बोला है एक परिवार में केवल रक्त संबंधी व्यक्ति हो सकते हैं। बी में है दत्तक बच्चों को परिवार का सदस्य नहीं कहा जा सकता। सी में केवल एक अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चे परिवार नहीं कहे जा सकते। डी में एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है, बताइए क्या होगा। तो मेरे साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न अर्थ हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन कहलाता है, क्या कहलाता है मौसमी आवागमन। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है विस्थापन, बी में ऋतु प्रवास, सी में अप्रवास और डी में खाना बदोशी। क्या कहलाएगा मेरे साथी, बोलिए, मुस्कुराइए और जवाब दीजिए। इसका सही जवाब कहलाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, ऋतु प्रवास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। निम्नलिखित पहेली को पढ़िए और इसका
हल बताइए। इसमें बोला है रंग सलेटी पंजे गुलाबी, गुटरगू करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घर बनाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। इसका हल है, बताइए क्या हल होगा मेरे साथी। तो इसका हल हो जाएगा कबूतर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में, मधुमक्खी और उनके छत्तों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये निम्नलिखित कथनों पर विचार। तो देखिए पहला कथन में बोला है किसी शहद के छत्तों में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं, बात सही बोला है। सेकंड में बोला है किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये बात सही है मेरे साथी। थर्ड में क्या है, छत्ते बनाने के लिए नर मधुमक्खियां बहुत महत्वपूर्ण होती है, ऐसा कुछ नहीं है। फोर्थ में क्या है, नर मधुमक्खियां रस की खोज में फूलों के चारों ओर नाचती है और मादा मधुमक्खियां फूलों से शहद के लिए रस एकत्र करती है, ऐसा नहीं है। इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट सेकंड कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो है ना केवल 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा खेलकूद का लक्ष्य नहीं है। हमको बताना है कि इन चारों में से खेलकूद का लक्ष्य कौन सा नहीं है। तो देखिए ए में है जीतना, बी में है संरचनात्मक सामाजिक क्षमताएं, बी में है मानसिक सशक्तता और डी में है भावनात्मक परिपक्वता। बताइए। तो देखिए खेलकूद का लक्ष्य भावनात्मक परिपक्वता को मजबूत करना सही है, मानसिक सतर्कता भी आ जाएगा और संरचनात्मक सामाजिक क्षमताएं भी इसका लक्ष्य में शामिल हो जाएगा। तो कौन नहीं होगा, तो जितना नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मतलब खेल कूद में सिर्फ जितना इसका लक्ष्य नहीं होगा, बाद बाकी ये सभी लक्ष्य होंगे। ठीक है। तो देखिए खेल का आयोजन इसलिए किया जाता है कि इन सभी चीजों का विकास हो, बच्चा इन सभी चीजों में मजबूत हो। इसका उद्देश्य ये नहीं कि सिर्फ बच्चा उसमें खेले और जीते। ठीक है। कभी कभी कहते हैं ना कि तुम अगर जीत भी जाओगे तो तुम्हारे जीतने से हमारी हार की अत्यधिक चर्चा होगी। तो हम हारेंगे इस कदर कि तुम्हारे जीतने से हमारे हार की चर्चा अत्यधिक होगी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में, पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत है। बताइए पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का क्या प्रतिशत है, कितना परसेंटेज है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है 1.2%, बी में है 5.2%, सी में है 2.7% और डी में है 3.2%। बताइए ताजे जल का पृथ्वी पर कितना प्रतिशत उपलब्ध है, बताइए। तो मेरे साथी हो जाएगा 2.7%। क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का जो प्रतिशत है वो हो जाएगा 2.7%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज से बनाए जाते हैं, बताइए मेरे साथी। बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज से बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है लौकी, बी में है कद्दू, सी में कटहल, डी में हाथी चक या वजांगी। क्या है, वजांगी। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे साथी लौकी। ये लौकी से बनाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में, सीखने के रूप में आकलन के लिए अवसर प्रदान करता है। बताइए सीखने सीखने के रूप में आकलन के लिए अवसर अवसर प्रदान करता है। अब वो किस चीज का अवसर प्रदान करेगा, ये देखते हैं। फर्स्ट में है आत्म प्रतिबिंबन, सेकेंड में है सहकर्मी आकलन, थर्ड में है योगात्मक आकलन और फोर्थ में रचनात्मक आकलन। तो देखिए सीखने के रूप में आकलन जो है ये अवसर प्रदान करता है रचनात्मक प्रतिपुष्टि का, सहकर्मी आकलन का और आत्म प्रतिबिंबन का। क्या है, आत्म प्रतिबिंब का। अब किसका ये नहीं प्रदान करता है, तो ये नहीं करता है योगात्मक आकलन का। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द रॉन्ग। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द रॉन्ग। अब इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, तो 1, 2 और 4। 1 to 4 कहाँ है, तो 1, 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, कक्षा 5 के छात्रों के लिए ईवीएस के पाठ्यचर्या में संबंधित संदर्भ शामिल होने चाहिए। अब बताइए मेरे साथी किस तरह के संदर्भ शामिल होने चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है खुद, बी में है घर, सी में है स्कूल और डी में है पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय। बताइए क्या शामिल होने चाहिए। तो देखिए इसमें शामिल होने चाहिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कक्षा 5 के छात्रों के लिए ईवीएस के पाठ्यचर्या में संबंधित संदर्भ शामिल होने चाहिए, वे हैं पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। इसमें देखिए क्या बोला है, एक आकलन उपकरण जो न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चों के सभी प्रकार के कार्यों या समय की अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्र करता है, वह क्या होगा, बताइए। तो देखिए ए में है पोर्टफोलियो, बी में है उपख्यानात्मक रिकॉर्ड, सी में है रूब्रिक्स और डी में संचय रिकॉर्ड। बताइए क्या होगा।
तो मेरे साथी ये हो जाएगा पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में, ईवीएस को एक एकीकृत विषय के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि क्यों देखा जा सकता है मेरे साथ ईवीएस को एक एकीकृत विषय के रूप में? तो देखिए, ए में है यह विज्ञान, रसायन, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। बी में है इसमें ईवीएस के अध्ययन में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को शामिल किया गया है। सी में है यह समुदाय को ईवीएस सीखने में एकीकृत करता है। और डी में यह गतिविधियों, प्रयोगों और चर्चाओं को ईवीएस की शिक्षा में एकीकृत करता है। क्या करता है? एकीकृत करता है। इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? बताइए, बताइए मेरे साथी। देखिए क्या बोला है फर्स्ट में, यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। यही ईवीएस को एक एकीकृत विषय के रूप में देखा जा सकता है, ताकि बालक जो है, ताकि कोई भी विषय को ईवीएस के माध्यम से एकीकृत करे, तब वो बढ़िया से विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सके। समझे कि नहीं? इसे क्या होता है कि बालक एक ईवीएस नहीं पढ़ता है, ईवीएस के माध्यम से बहुत सारी चीजों को समझने का वो प्रयास करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि 1 और 2 में वो किसी भी विषय का बोझ नहीं डाला गया है, बच्चों को जीवन से संदर्भित घटनाओं को जोड़कर उदाहरण के माध्यम से चीजों को खेल खेल में सिखाने का प्रावधान किया गया है और गतिविधि का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। ईवीएस सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए? बताइए, ईवीएस सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए? देखिए ऑप्शन नंबर ए में शिक्षक, बी में छात्र, सी में पर्यावरण और डी में माता पिता। तो देखिए सीधे काट दीजिए, शिक्षक, छात्र और माता पिता। क्या होना चाहिए? पर्यावरण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि क्लियर बोला है ईवीएस सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए, तो वो पर्यावरण बनना चाहिए ना, क्योंकि पर्यावरण ही माध्यम बनेगा, तभी तो बच्चा को आप चीजों को अच्छे से समझा पाएंगे, सिखा पाएंगे। क्या बताइए, कोई भी साथी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन ईवीएस शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त तर्क है। बताइए सबसे उपयुक्त तर्क क्या होगा मेरे साथी? देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों सहित पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप से समझने के लिए सराहना करे। बी में है, पर्यावरण के महत्व की सराहना करे। सी में विभिन्न प्रदूषण समस्याओं को हल करने के लिए पर्यावरण का अध्ययन करे। डी में पर्यावरण से संबंधित खोजपूर्ण गतिविधियों में बच्चों को शामिल करे। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए कुछ नहीं बोला है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन ईवीएस शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त तर्क है। तो सबसे उपयुक्त तर्क क्या हो जाएगा? बताइए मेरे साथी। तो सबसे उपयुक्त तर्क जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों सहित पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप से समझने के लिए सराहना करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में, नीम पौधे को पढ़ाने के बाद मीना ने विद्यार्थियों के लिए पार्क के भ्रमण का संचालन किया। इससे विद्यार्थी को क्या चीज में लाभ मिलेगा? इससे विद्यार्थी को क्या फायदा मिलेगा? क्या चीज के अवसर उसको मिलेंगे? बताइए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, थीम याद रखने में मदद मिलेगी। बी में है, पार्क में पौधे को पहचानने में मदद मिलेगी। सी में है, कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों से सहसंबंध करने में मदद मिलेगी। और डी में है, पार्क में मस्ती करने में मदद मिलेगा। तो जहां मस्ती के बाद दिखे, पार्क में पौधों को पहचानने जहां दिखे, और थीम याद याद करें तो पहले काटना ही रहता, एप्लीकेशन की बात है। तीनों क्या हो जाएगा? गलत जवाब हो जाएगा। सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों से सहसंबंध करने में मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में, मानचित्र पठन गतिविधि के दौरान जयंती अपने मित्र से कहती है कि नक्शे पर हमारे गांव पड़ोस के शहर से रेखा द्वारा विभाजित क्यों है? जब मैं पिताजी के साथ सब्जियां बेचने शहर जाती हूँ तो मुझे ऐसी रेखाएं नहीं दिखती। जयंती क्या कर रही है? बताइए जयंती क्या कर रही है? बताइए। देखिए कथन फर्स्ट में बोला वास्तविक जीवन अनुभव को कक्षा कक्ष गतिविधि से संबंधित करना। सेकेंड में कक्षा कक्ष गतिविधि पर उच्च स्तरीय चिंतन का प्रयोग। थर्ड में है अपने परिवेश के प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा की अभिव्यक्ति। और फोर्थ में अवलोकन पर चिंतन कर तर्क का प्रयोग करना। बताइए मेरे साथी क्या होगा इसका सही जवाब? देखिए जयंती जो यहाँ कर रही है वो कर रही है कक्षा कक्ष गतिविधि पर उच्च स्तरीय चिंतन का प्रयोग। क्या कर रही है? कक्षा कक्ष गतिविधि पर
उच्च स्तरीय चिंतन का प्रयोग करने का काम कर रही है। और क्या कर रही है जयंती? तो वो अवलोकन पर चिंतन कर रही है और तर्क का प्रयोग कर रही है। उसका सही जवाब क्या आ जाएगा? सेकेंड और फोर्थ। देखिए सेकेंड और फोर्थ कहाँ पे है, कौन से ऑप्शन में है? तो सेकेंड और फोर्थ है मेरे साथी आपको ऑप्शन नंबर डी में। सेकेंड और फोर्थ कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सेकेंड और फोर्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। दुर्गा रानी से कहती है पूर्णिमा पर चांद माँ की बनाई हुई रोटी जैसा गोल होता है। सही बात है। कबीर कहता है नहीं, यह तेल में तली हुई पूरी जैसा होता है। रणवीर कहता है नहीं, तुम दोनों गलत हो, यह तो मैंने आकाश में फुटबॉल उछाली है। इन बच्चों द्वारा की गई व्याख्या निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के विकास को सूचित करती है? बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है संज्ञानात्मक, बी में है भावात्मक, सी में है मनोप्रेरक और डी में है संवेगात्मक। बताइए क्या होगा? तो मेरे साथ ही हमको क्वेश्चन में बताना है कि इन बच्चों द्वारा की गई व्याख्या निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को विकास किस उद्देश्य के विकास को सूचित करने का काम करती है? तो ये हो जाएगा हमारा संज्ञानात्मक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? बताइए कौन सा पद सबसे उपयुक्त रूप से परिभाषित करने का काम करता है, उस पद का नाम बताइए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में अस्थाई, बी में एक दिशा विषयक, सी में है वस्तुनिष्ठ और सी में है अनुभवजन्य। बताइए क्वेश्चन में क्या बोला? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? तो वो पद है अनुभवजन्य। क्या है? अनुभवजन्य। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा मेरे साथी? अनुभवजन्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में, जया को आज बहुत भूख लगी थी, उसने अपना टिफिन खत्म किया और उसका पेट भर गया। उसके शिक्षक आज मिठाई के पैकेट बांटने के लिए लाए थे क्योंकि आज स्कूल का स्थापना दिवस था। जैसे ही जया ने मिठाई देखी उसके मुंह में पानी आ गया। क्या आ गया? उसके मुंह में पानी आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा पद इस प्रक्रिया का सही वर्णन करता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पद इस प्रक्रिया का सही वर्णन करता है, उस पद का नाम बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है अनुकूलित प्रतिक्रिया, बी में है अनानुकूलित प्रतिक्रिया, सी में है अनुकूलित उद्दीपन और डी में है अनानुकूलित उद्दीपन। बताइए क्या हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन में क्लियर कर दिया कि जैसे ही जया ने मिठाई देखी उसके मुंह में पानी आ गया। तो ये क्या होता है? ये होता है अनुकूलित प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आइए मेरे साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। इसमें देखिए क्या बोला है। इसमें बोला है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3 के पाठ पौधों की पड़ी में दीदी के खेल में बच्चों को पौधों की बताई गई विशेषताओं के आधार पर छूकर बताना था। निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य इस खेल को आयोजित करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? अब बताइए कौन सा उद्देश्य होगा मेरे साथी? तो देखिए कथन फर्स्ट में सबसे अधिक पौधों की सही पहचान करने वाले बच्चों की पहचान। कथन 2 में है बच्चों को खेल खेल में अपने परिवेश में उपस्थित पौधों की विशेषताओं से अवगत कराना। थर्ड में है बच्चों में खेल द्वारा आनंद एवं सामूहिकता की भावना का विकास करना। फोर्थ में है बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना द्वारा सीखने के प्रति रुचि विकसित करना। बताइए मेरे साथी क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए बच्चों में खेल द्वारा आनंद एवं सामूहिकता की भावना का विकास करना। सही बात है। बच्चों को खेल खेल में अपने परिवेश में उपस्थित पौधों की विशेषताओं से अवगत कराना। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे अधिक पौधों की सही पहचान करने वाले बच्चों की पहचान ऐसा नहीं करना, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और जहां भी आपको प्रतिस्पर्धा की भावना दिखे सीधे काट देना है। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा मेरे साथी, मेरे सखा, मेरे बंधु, सेकेंड और थर्ड। सेकेंड और थर्ड कहाँ पे है? तो ये हमको दिख रहा है सेकेंड और थर्ड ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बताइए कोई भी साथी को जरा सा थोड़ा सा कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में, इसमें देखिए मेरे साथ क्या बोला है। इसमें बोला है सही कथन या कथनों को चुनिए। चुनिए सही कथन को। क्या बोला है? फर्स्ट में बोला है एनसीएफ 2005 कक्षा 1 से 3 तक ईवीएस के शिक्षण को निर्धारित करता है। नहीं मेरे साथी, ये जो एनसीए 2005 है कक्षा 1 से 3 तक ईवीएस के शिक्षण को निर्धारित नहीं करता है। ईवीएस के शिक्षण को निर्धारित क्या करता है? 1 से 5 तक करता है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा गलत कथन हो जाएगा। सेकेंड में कक्षा 1 और 2 के लिए कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की गई है जिससे कि विद्यार्थियों को संदर्भित अधिगम वातावरण दिया जा सके। ये बात सही बोला है, ये कथन सही है।
थर्ड में है कक्षा 1 और 2 में ईवीएस विज्ञान एवं सामाजिक ज्ञान के द्वारा पढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं है, ये भी क्या है, गलत है। यहाँ पे ईवीएस विज्ञान सामाजिक विज्ञान के द्वारा नहीं पढ़ाई जाती है। बोला है कि यहाँ पे ईवीएस क्या है, 1-2 में विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के द्वारा सामाजिक ज्ञान के द्वारा पढ़ाई जाती है, ये कथन गलत है। फोर्थ में ईवीएस वह विषय है जो केवल 4 और 5 कक्षा में पढ़ाया जाता है, ऐसा बात नहीं है। ये भी कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका सही कथन क्या आ जाएगा, सिर्फ जाएगा 2 कहां पे है, तो केवल 2 हमको दिख गया ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या होगा मेरे साथी, ये होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। कक्षा कक्ष में मूल द्विविमीय निरूपण द्वारा संप्रत्यय का मानचित्रण डैश में आरंभ होता है। बताइए मेरे साथी, किस में आरंभ होता है। तो देखिए फर्स्ट में दिया है कक्षा 3, बी में है कक्षा 4, सी में है कक्षा 5 और डी में कक्षा 1 और 2। क्या दिया है, कक्षा 1 और 2। तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथी, मेरे सखा, मेरे बंधु, बोला है कक्षा कक्ष में मूल द्विविमीय निरूपण द्वारा संप्रत्यय का मानचित्रण डैश में आरंभ होता है। तो ये होता है कक्षा 3 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या होगा, कक्षा 3 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 और आज के क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन। तो सभी साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब देने का कष्ट करिए। इसे बोला है विषय परिवार एवं मित्र में पौधों एवं जीवों को जानते बूझते सम्मिलित किया गया है, जिससे कि क्या मेरे साथी। तो आइए कथन में देखते हैं। कथन में बोला है इस पर विशेष बल दिया जा सके कि मानव का उनके साथ कैसा प्रगाढ़ संबंध है। क्या है मेरे साथी, इस पर विशेष बल दिया जा सके कि मानव का उनके साथ कैसा प्रगाढ़ संबंध है। सेकेंड में उन्हें एक समग्र एवं समाकलित वैज्ञानिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जा सके। थर्ड में उन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में अवस्थित किया जा सके। फोर्थ में विद्यार्थियों को पौधों और जीवों में विभेदन करने की योग्यता दी जा सके। बताइए इसका सही जवाब क्या हो। तो मेरे साथ ही इसका सही जवाब जाएगा इस पर विशेष बल दिया जा सके कि मानव का उनके साथ कैसा प्रगाढ़ संबंध है। ये क्या है, ये आपका सही कथन है। सेकेंड में है उन्हें एक समग्र एवं समाकलित वैज्ञानिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जा सके। ये भी क्या है, इसका एक सही कथन है। थर्ड में क्या, उन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में अवस्थित किया जा सके। ये भी क्या है, सही कथन है। फोर्थ में विद्यार्थियों को पौधे और जीवों में विभेदन करने की योग्यता दी जा सके। योग्यता नहीं देना है, बच्चे सब सीख जाएंगे तो वह स्वयं वो अपने आप अपनी योग्यता को डेवलप कर लेंगे, विकसित कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। किसी में आपको योग्यता देने की बात नहीं करनी है, सीधे आप उसको चीजों को समझाना है, वैसे अवसर वैसे माहौल बनाना है जहाँ बच्चा स्वयं से सीख सके, तो वहां बच्चा स्वयं योग्य हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जाएगा 1, 2, 3। तो कहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज द ए इज द राइट आंसर। क्या है, ऑप्शन नंबर ए में 1, 2 और 3 है। क्वेश्चन में क्या बोला था, विषय परिवार एवं मित्र में पौधे एवं जीवों को जानते बूझते सम्मिलित किया गया है, जिससे कि क्या लाभ हो। बताइए तो इससे क्या लाभ होगा। तो मेरे साथ यहाँ पे 1, 2 और 3 ये तीनों तरह के आपको बच्चों में लाभ देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताइए कोई भी क्वेश्चन में कोई भी साथी को जरा सा थोड़ा सा कहीं कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो मेरे साथी, तो आप लोग बेहिचक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर मेंशन करके लिखने का कष्ट करिए। ठीक है, तो मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि हमारे सभी साथियों को आज का क्लास काफी पसंद आया होगा। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और उससे पहले सभी साथी कमेंट में बताइए कि उन्हें 30 में सही स्कोर कितना आ रहा है, कि उन्हें 30 में सही स्कोर कितना आ रहा है, ताकि हमें पता चले कि हमारे सभी साथियों का तैयारी कैसा चल रहा है। तो दोस्तों आज के इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।